हेलो जी चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोगों ने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर आराम से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम अपना क्वेश्चन बैंक उठा रहे हैं, दैट इज अ मंथन क्वेश्चन बैंक फॉर द नवंबर सॉरी मई 26, सितंबर 26 एंड जन 27 अटेम्प्ट के लिए। तो सीधा हम पहले चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, और पहला क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज इसको 1 घंटा सवा घंटा जो भी हमारे को लगेगा, इस पूरे पूरे चैप्टर को, हर क्वेश्चन को, जितना भी रेलेवेंट क्वेश्चन है सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। पहला क्वेश्चन देखो, आईसीआई स्टडी मटेरियल, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे बुक में कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बुक है उसमें पहले आईसीआई इलस्ट्रेशंस मिलेंगे आपको, सारे के सारे, कोई इलस्ट्रेशन नहीं छूटा होगा। देन सारे टीवाई केस मिलेंगे, उसके बाद जाके आते हैं आपके सारे पास्ट पेपर, एमटीपी, आरटीपी। तो सब कुछ आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा। सिर्फ एक सीक्वेंस, एक जगह पर ये सीक्वेंस टूटेगा, दैट विल बी इन टीडीएस और टीसीएस चैप्टर। इस जगह पर मैं ये सीक्वेंस को तोड़ूंगा, बिकॉज वहां पर सेक्शन वाइज मैंने टॉपिक्स को, वहां सेक्शन वाइज मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ आईसीआई इलस्ट्रेशंस, टीवाईकेस वगैरह। सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, बट वो चैप्टर वाइज कवर्ड, आपके वो सेक्शन वाइज कवर्ड है। ठीक है ना? तो आ जाओ चलो, बाकी सारे में आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिए होंगे। कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। Mr. Arjun has a total income of 16 lakh rupees for the previous year 25-26, comprising a income from house property and interest on फिक्स डिपॉजिट। ओके, अब आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। देखो फाइनल आप याद क्या रखोगे, आपको निकालनी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। हमारे ईयर के लिए निकालनी है, यस निकालनी है। अज्यूम करनी है कि उसकी एज क्या है, 52 ईयर्स, 64 ईयर्स और 83 ईयर्स। और अज्यूम करो दैट अर्जुन ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन टू शिफ्ट आउट या फिर ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अच्छा सपोज करो यही वाले क्वेश्चन में, सॉरी, यही वाले क्वेश्चन में वो ये कह देता कि भाई नहीं भाई, कुछ कहता ही नहीं, ये वाली लाइन कहता ही नहीं। एक बार बताओ ना, जो लास्ट में लाइन लिखी है, अज्यूम दैट मिस्टर अर्जुन हैज एक्सरसाइज टू द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, वो ये बात कहता ही नहीं, तो मैं किससे सॉल्व करता? अगर कुछ ना कहा गया हो तो हमेशा अप्लाई करना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हमेशा अप्लाई क्या करना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अच्छा, इस वाली लाइन को लिखने का मतलब क्या था, पर्पस क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने अलग अलग एज के हिसाब से बताया, अलग अलग एज के हिसाब से बताया। याद है ना वो 3 एज के वो स्लैब्स थे, इसमें 2.5 लाख तक ही एग्जाम्शन मिलेगी, बेसिक एग्जाम्शन, इसमें 3 लाख तक मिल जाएगी और इसमें 5 लाख तक मिल जाएगी। इसलिए आपसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकल के पूछना चाह रहा है, मतलब कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो देखो एज से कोई मैटर पड़ेगा क्या, नहीं, सिर्फ सबके लिए 4 लाख की एग्जाम्शन हो जाएगी, बात खत्म। पर अलग अलग एज से पूछना चाह रहा है, इसलिए उसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 1 इजीली कर पाओगे क्या? आपकी 16 लाख रुपीस की इनकम है। चलो इधर ही करते हैं, बहुत आसान है। आपको मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, आपकी कॉपी कहाँ है, जल्दी से आ जाओ। कॉपी में एक बार मैं फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व हम करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है कि मुझे टैक्स का निकालना क्या। सबसे पहले ये देखो हमेशा कि आपको निकालना क्या, कंप्यूट करना मुझे टैक्स लायबिलिटी। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब लिखो निकालने किसकी है, ऑफ मिस्टर अर्जुन की। मिस्टर अर्जुन की हमारे को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, पर निकालनी कौन से असेसमेंट ईयर की है, 26-27 की। आपको ये वाली लाइन लिखनी चाहिए, हमेशा लिखनी चाहिए। एग्जाम में देखो समय नहीं होता तो उसकी बात अलग होती है, पर क्या आप लोग ये हैबिट डालोगे क्या? ये हैबिट डालने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ऑन द एग्जामिनर, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स को ग्रैब कर पाते हो। ठीक है ना? तो ये आपको लिखने की हमेशा आदत होनी चाहिए कि आप निकाल क्या रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए क्लैरिटी के लिए कि आप निकाल क्या रहे हो, तो आपको ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना? अब चाहो तो इधर में अमाउंट का, इधर अमाउंट का कॉलम बनाओ, ठीक है, रुपीस, और यहां पर लिख दो पर्टिकुलर्स। ओके, एग्जाम में क्या स्केल यूज करना है, मत करना। लाइन बनाना, सीधी सिंपल जैसी लाइन बने, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन बने, पर लाइन बनाना और लिखना शुरू करना। फर्स्ट केस था हमारा, केस नंबर ए, हम कहते हैं ये कितने साल का था, 52 ईयर्स, 52 ईयर्स का। ठीक है, 52 ईयर्स में मुझे ये काम करना है। तो बताओ ना, अगर जब मेरी 52 ईयर्स की एज है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर टैक्स जीरो हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2,50,000, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनेगा, एट द रेट ऑफ 5%।
कितना बनेगा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट 5 लाख, जिसको आप लिख सकते हो 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%। एंड देन नेक्स्ट 6 लाख, क्योंकि टोटल इनकम मेरी कितनी थी, टोटल इनकम मेरी 16 लाख रुपए थी, तो 10 लाख तक तो यहाँ कवर हो गया, तो बैलेंस क्या बचा 6 लाख का ना, तो इसको कर दो 30% से टैक्स। जल्दी से बोलो ना क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ आना चाहिए 12,500, 5 लाख पर ये 1 लाख आना चाहिए, ठीक है, और 6 लाख पर ये कितना आना चाहिए, 6 लाख इंटू 180, 1,80,000, ठीक है। अब इसको टोटल करके बाहर लेकर जाओ, 280 प्लस 12,500 कम्स टू 292,500, करेक्ट। नाउ अब बताओ ना मेरी टोटल इनकम क्या है, 16 लाख। क्या सरचार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। अच्छा जनरल रिजी में, नॉर्मल रिजी में ऑप्ट आउट कर चुका है, तो क्या 16 लाख तक कोई रिबेट भी आएगी क्या, 16 लाख तक तो वैसे भी कोई रिबेट नहीं आती। अच्छा बट क्या सरचार्ज नहीं आया, रिबेट नहीं आया, बट HEC आएगा क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो आएगा देखो, वो तो हमेशा ही आता है, तो ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको आप HEC एग्जाम में लिख सकते हो एट द रेट ऑफ 4%, मल्टीप्लाई बाय 4% कम्स टू वॉट 11,700, एंड देन अगर आप इसका टोटल करोगे विच विल बी वॉट 3,04,200। बोलो ना आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, समझ आया क्या, 3,04,200 इट शुड बी द आंसर। देखना क्या आंसर आप ये निकाल पा रहे हो क्या, करेक्ट। क्या अब आप ये तो 52 ईयर्स के लिए था, क्या अब यही आप मेरे को सॉल्व करके दे सकते हो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 64 ईयर्स, ये वाला कर सकते हो क्या जल्दी से, आप लोग करोगे, मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों को यहां मुझे करना है पॉज, करो जल्दी से मुझे पॉज करो, और कॉपी इसको सॉल्व करने लग जाओ जल्दी से, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, आप करोगे सॉल्व, क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मेहनत तो आप ही को करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ईयर कितनी है अब, 64 ईयर्स, सॉल्व इट। इधर मैं कर देता हूँ 64 ईयर्स, ये गया, यहाँ से ये जाएगा, बाकी तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, यस 64 ईयर्स। चलो जी सॉल्व करो, 64 ईयर्स, अगर मेरी 64 ईयर्स की एज है, अगर उसकी 64 ईयर्स की एज है मेरे एसएससी की, तो जल्दी से बताओ ना, बेसिक एग्जामेशन कितने का मेरा, 3 लाख रुपीज का, क्योंकि 60 और अबव है, करेक्ट। तो नेक्स्ट नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पे क्या आएगा, यानी कि 3 लाख टू 5 लाख, और बैलेंस 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 कितना हो गया 5 लाख पर, जल्दी से बताओ ना, 2 लाख पर ये हो गया 10,000, करेक्ट, एंड ये हो गया आपका 1 लाख, ठीक, और ये कितना हो गया आपका 1,80,000। यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट 3 लाख तक एग्जाम हो गया, 3 to 5 पर क्या होता है 5% रेट, 5 to 10 पर 20, एंड 20 से ऊपर 10 पर से ऊपर कितना 30%, सेम वही चला। तो बताओ 280, 290 multiplied by 4% comes to 1116, 11,600, it will be 301,600, correct, 301,600, 301,600, done। नेक्स्ट इज 83 ईयर्स ऑफ एज, एक दो कर लो उसके बाद तो आप लोग ये सारी चीजें खुद से ही सॉल्व कर लोगे, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ सीधा, अब थर्ड वाला पार्ट ना, आ, बनाओ बनाओ चलो, बनाओ 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 जल्दी से बनाते चलो। 83 ईयर्स, बनाओ जल्दी से, क्या आंसर आता है इसका जल्दी से मुझे बता दो, 83 ईयर्स, एक काम करता हूँ इसको ना रब करता हूँ, क्योंकि ये सब ऊपर चले जाएगा। अच्छा, फर्स्ट 5 लाख तक क्या होता है आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में,
देन नेक्स्ट 5 लाख पर क्या हो जाता है, विच इज आपका 5 लाख टू 10 लाख, 20% से रेट से, विच विल बी योर 1 लाख रुपीज, correct? And the next, the balance which will be a balance 6 लाख रुपीज पर आप दोगे 30% से टैक्स, विच विल बी 1,80,000 रुपीज, सो इट विल बी अ टोटल ऑफ 2,80,000 रुपीज, करेक्ट? नाउ इसमें आप एच ई सी एड करोगे, चलो भाई करो इसमें एच ई सी भी एड, 4% का क्या आता है, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4% कम्स टू वॉट, 11,200, द टोटल कम्स टू वॉट, 291, 291, 200. 291, 200 is the final answer. Tell me, is this clear? Tell me, is this clear to you? लिखकर सॉल्व किया क्या, पूरा का पूरा बताओ। 291, 200, 291, 200। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ जाऊं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगर वो ये वाली लाइन ना लिखता कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से उसने क्या कर लिया, ऑप्ट आउट कर लिया है, या फिर ये वाली बात पूरी कुछ नहीं लिखता, तो मैं हमेशा सॉल्व किससे करता, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। अच्छा, आप लोगों का होमवर्क है यही क्वेश्चन पे, 16 लाख पर मुझे क्या आप लोग बताओगे क्या कि 16 लाख पर कितना टैक्स आएगा, कैलकुलेट करोगे, मुझे घर पे जाके आंसर बताना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किसके ऊपर है ये पढ़ के आप मुझे खुद बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कहता है आपको फिर से कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी, याद रखना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। अर्पित की करनी है जिसकी एज क्या है, 42 ईयर्स है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 51 लाख रुपीज है, असेसमेंट ईयर आपका 26-27 है, बट अज्यूम करना है आपको कि उसकी टोटल इनकम में सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है, इनका मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। अज्यूम करो कि मिस्टर अर्पित ने एक्सरसाइज किया ऑप्टन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 बीएसी, शिफ्ट आउट करना है मुझे, यानी कि मुझे वही जो स्लैब्स है या जनरल रेट वाली वो करनी है। पर एक बात देखो ना, इनकम 51 लाख, 50 लाख तक सरचार्ज लगता था क्या, नहीं, बट वो इंक्रीज थोड़ा सा हुआ, उसकी वजह से सरचार्ज की रेट बढ़ जाएगी, सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। पहले क्या लगता था 0%, अब क्या लगने लगेगा 10%। सरचार्ज के रेट के बढ़ने से वैसे देखना, इंक्रीज ऑफ इनकम इज ग्रेटर, इंक्रीज ऑफ इनकम कम रहेगी, बट इंक्रीज ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ अप्लाई होगा। क्या ये वाली बात याद आती है क्या, कि जब हमारा इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा हो जाता है इंक्रीज इन इनकम से, तो हमारे ऊपर मार्जिनल रिलीफ आती है कि नहीं आती। और 1 करोड़ 1 लाख वाली तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है ना। आज 51 लाख वाला एक बार क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब मुझे फिर से करना है, क्या करना है, कंप्यूटेशन क्या या फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अर्जुन फॉर AY 26-27। ओके, अच्छा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1, व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1, आप अपनी ओरिजिनल इनकम पर टैक्स निकाल लो एक्सक्लूडिंग द सेस, आप सेस छोड़ दो, बाकी आप क्या निकालो, सिंपल सा आप टैक्स निकालो। तो चलो आ जाओ, टैक्स ऑन 51 लाख, जल्दी से मुझे टैक्स बताओगे क्या 51 लाख रुपीज पर, जल्दी से बताओ। हम्म, अब इसमें मैं एक एक करके लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली आप मुझे टैक्स की कैलकुलेशन बताएंगे। बोलो क्या आता है आपको, मैं दोबारा कर लूं क्या एक बार, 46, 76, 750, यही आना चाहिए वैसे तो, बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ।
टैक्स ऑन 51 लाख रुपीज क्या आना चाहिए? आना चाहिए 14,76,750 इंक्लूडिंग द 10% ऑफ द सरचार्ज। करेक्ट? यस। नाउ सेकेंड स्टेप क्या था मेरा? कहता था टैक्स ऑन 50 लाख बताओ। जस्ट उससे पहले बताओ 50 लाख रुपीज पे क्या सरचार्ज आएगा? 50% 500 प्लस 13,12,500। करेक्ट? आ जाओ जी, इसमें लिखो 13,12,500। अच्छा, इंक्रीज इन इनकम देखो, थर्ड स्टेप हमारा क्या था? बोलो ना। थर्ड स्टेप से पहले मैं आपसे क्या बात कर लूं? पहले एक बार थर्ड स्टेप से पहले ही मैं बात करनी चाहिए। इंक्रीज इन इनकम बताओ। इंक्रीज इन इनकम कह रहे हैं हम, 1 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ी है, बट इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? जल्दी से बताओ, इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ? भाई इतना माइनस 1476,750, 13,12,500 से 1476,750 हो जाता है, यानी कि आपकी 1,64,250 से मेरी क्या बढ़ती है? इनकम बढ़ जाती है। 164, सॉरी टैक्स बढ़ जाता है। 164,250 से मेरा क्या बढ़ जाता है? टैक्स बढ़ जाता है। कैसे? हमारी 50 लाख पर टैक्स इतना लगता था, 51 लैक्स पर इतना लग रहा है, यानी कि इंक्रीज इन टैक्स क्या हो गया? इतना। इंक्रीज इन इनकम क्या है? कम। तो इंक्रीज इन इनकम कम है, पर इंक्रीज इन टैक्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसी जगह पर क्या आता था? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। याद आ रहा है क्या? अब बताओ ना, कैलकुलेशन में मार्जिनल रिलीफ क्या कहते थे? हम कहते थे स्टेप 2 में आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया, उसमें आप अपनी इंक्रीज इन इनकम को ऐड कर दो। यही बताया था क्या मैंने आप लोगों को? यस, यही बताया था। तो जल्दी से बताओ ना, क्या आ रहा था मेरा टैक्स ऑन स्टेप 2? स्टेप 2 में क्या था? 13,12,500। मैं कह रहा हूँ 13,12,500 में, 13,12,500 में इंक्रीज इन इनकम जोड़ दिया, यानी कि 1 लाख रुपीज जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरा हो गया ये 14,12,500 रुपीज का। अच्छा, फोर्थ स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते थे? मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते थे। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती थी? कहते देखो, हम आपसे पहले पैसे मांग कितना रहे थे? 1476,750 मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे? 1476,750। अब आपसे ले हम कितना रहे हैं? 14,12,500। सो डिफरेंस हमने क्या दे दिया आपको? मार्जिनल रिलीफ। और डिफरेंस को वेरीफाई कैसे करोगे? वो डिफरेंस इसका ही डिफरेंस होगा, 64,250 ही डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? ये मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ। 1476,750 यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 3। ओके, यानी कि कह रहे हैं हम 1476,750 माइनस 14,12,500 विच विल कम टू व्हाट? 64,250। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। 14,76,750 माइनस 14,12,500 कम्स टू 64,250। ये हमारी होती है मार्जिनल रिलीफ। इसी को क्या कहते हैं हम? मार्जिनल रिलीफ। 64,250। आपको फाइनल टैक्स पे कितना करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं मुझे फाइनल टैक्स तो कितना पे करना पड़ेगा? मुझे ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसने निकाला कितना था? इसने मुझसे कहा आप मुझे इसकी बताओ फाइनल टैक्स लायबिलिटी बताओ। तो भैया टैक्स लायबिलिटी तो क्या होगी? आप ऐसे कहोगे। अब मैं बताऊं, अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, अब इधर तक इसको ना पूरा बड़ा कर लिया जाए। तो अब यहां तक हमने देख लिया मार्जिनल रिलीफ इतना होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे इस तरह से। अब आप कैलकुलेट करोगे, देखो अब आपको क्या कहना है? इसी पेन से कहें, इस पेन से कहते हैं। टैक्स ऑन रुपीज 51 लाख will be our 1476,750, 1476,750, which will be reduced by the marginal relief given, okay, which is 64,250. So you will give what? You will give the tax of 14,12,000, 14,12,500. Okay, on it, listen to me very carefully now. लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। सरचार्ज इसमें ऑलरेडी एडेड था। हमने यहाँ पर ऐड करके सरचार्ज की कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड कर दी थी। तो मैं सरचार्ज दोबारा ऐड नहीं करूंगा, सीधा मैं क्या ऐड करूंगा? इधर मैं सीधा ऐड करूंगा, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस with the rate of 4%. Okay na, 14,12,500 plus multiplied by 4% comes to what? 56,500. Okay, so my final answer would be
14,69,000. 14,69,000. This is going to be the final tax liability. For 14,69,000 it is going to be my final tax liability. इसका आपने देखा मार्जिनल रिलीफ कितना आ गया 64,250. क्या यही हमारा आ रहा है? हमने भी मार्जिनल रिलीफ 64,250 निकाला और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 14,69 आ रही है क्या? बोलो ना कि हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 14,69 आ रही है. आंसर आ गया. एक और मेथड इन्होंने दिया हुआ ऑल्टरनेट मेथड. यही ऑल्टरनेट मेथड है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. यूजुअली मैंने आपको ऑल्टरनेट मेथड ही समझाया हुआ है. पहले हमने ये आपको निकाला, फिर 14,69,000 दिया. ऑलरेडी ऐसे इसी को मानता है. ओके, ऐसे इसी को मानता है कि एक्सेस कितना टैक्स पे कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम कितने से बढ़ रही है. वही वाली बात हमने ऑल्टरनेटिव मेथड से सीख लिया. एक और तरीका दिया हुआ है, आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैंने जिस तरह से बताया आप उस तरह से भी सॉल्व करोगे तो यूल गेट द फाइनल द करेक्ट आंसर जो आईसीआईबी मानती है. ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. क्या आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन समझ आया? आपको किस तरह से सॉल्व करना है बताइए. इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें. अच्छा, इसी के साथ साथ जस्ट देखो ना, आप सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. क्या कह रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कराने का मेरा को तो मन है नहीं. क्यों नहीं है? देखो बताता हूं. 1 करोड़ 1 लाख इनकम देती बस. क्या करना है? 1 करोड़ 1 लाख इनकम दे दी. एज वही है 51. आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना. वही पहले देखो, सेम इसी तरह से पहले आप 51 लाख रुपीज पर इनकम निकाल रहे, टैक्स निकाल रहे थे. अब किस पर निकालोगे? 1 करोड़ 1 लाख पर निकालोगे. ठीक है ना? उस पर कितना परसेंट सरचार्ज लगाओगे? 15% सरचार्ज लगाओगे. समझे? क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर चली गई इनकम तो 15% सरचार्ज लगाओगे. देन सेकंड स्टेप में निकालोगे टैक्स ऑन 1 करोड़ रुपीज, जिसमें 10% का सरचार्ज लगेगा. इसमें दोनों टाइम सरचार्ज लग रहा है. देखो 50 लाख में सिर्फ यहाँ सरचार्ज लगा है, यहाँ नहीं लगा है. क्यों? क्योंकि यहाँ तक सरचार्ज एप्लीकेबल होता ही नहीं है. यहाँ एप्लीकेबल होता है. पर जैसे मैंने 1 करोड़ 1 लाख इनकम लेकर गया तो ये टैक्स होता है. और ये वाले पर भी सरचार्ज लगेगा, ऊपर भी लगेगा. यानी कि 1 करोड़ 1 लाख पर भी सरचार्ज लगा, वो 15% से लगा. यहाँ कितने से लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 10% से लगेगा. देन आप इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज इन टैक्स करोगे तो स्टेप 2, ये स्टेप 3 निकालना, स्टेप 4 निकालना, और इसी तरह से बस बिल्कुल सॉल्व कर देना. मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में ये किया हुआ है. हमने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है. अच्छा, मार्जिनल रिलीफ वाली बात है ना, यहाँ होगा. यस, हमने देखो यही वाला एग्जांपल लिया हुआ था क्या? देखो, हमने यही वाला एग्जांपल लिया हुआ था. हमने कहा था देखो कि 75,125 की आपकी क्या आनी चाहिए? 75,125 की हमारी मार्जिनल रिलीफ आनी चाहिए. यही वाला अगर किसी को देखो सॉल्यूशन देखना है तो ये ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं. यही देखो सेम एग्जांपल मैंने लिया था 1 करोड़ 1 लाख का. कितने का आ रहा है? 75,125. चलो आ जाओ जी, आ जाओ, आपको मिल जाएगा. हमने उसमें एज कुछ अलग ले ली थी क्या? ओके, हमने उसमें क्या ले लिया था उसी हिसाब से लिया था ना. ठीक है, नॉन रेजिडेंट के हिसाब से. अंडर अंडर अच्छा ओके, इसमें डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बोलती है. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इसमें हमने नॉर्मल टैक्स रेजिम के हिसाब से किया था. ओके. यस. सो इसमें और उसमें दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि ये वाला जो इधर सॉल्व किया हुआ है वो जनरल रिजिम से किया हुआ है. बट आप लोगों से किससे पूछा है? अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. अच्छा, इसको एक बार सॉल्व करवा दें. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ जल्दी से. एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अभी तो हमने किया नहीं है ना, उसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व. आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3. अगेन सेम. एक काम करते हैं ना, सेम फॉर्मेट उठा लेते हैं. मैं तो कर सकता हूँ देखो, आप लोग करो नहीं करो पर मैं तो ये काम कर सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा भाई. देखो, उसमें कोई कंजूसी मत करना आप. मिस्टर वीर हैं, ठीक है. और तो कुछ नहीं है, इधर चेंज करेंगे, मिस्टर वीर करेंगे इसे. बस यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है? ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ. इनकम तो एक से ही बढ़ेगी. ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये सब हटेगा. देन ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब हटेगा. ठीक है. चलो जी, टैक्स ऑन निकालो अब. 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 1 लाख. क्योंकि सबसे पहले हमारे को ओरिजिनल इनकम पर निकालना पड़ता है. ठीक है, ओरिजिनल इनकम पर निकालो. पर कैसे निकालोगे? अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. याद क्या रखोगे इसमें? इंपॉर्टेंट क्या है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. निकाल के बताओ जल्दी से मेरे को, कितना आएगा? अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कितना आएगा? जल्दी से बताओ.
बताइए 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 कितना आ रहा है। मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन दूं आसान सी, करने को भी और आसान कैलकुलेशन दूं सॉल्व करने के लिए। ये देखो, यहां से यहां तक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक आपका जो टैक्स बनेगा वो बनता है 3 लाख रुपए। यहां से यहां तक का आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 3 लाख रुपीज। तो अबव देन 24 लाख निकाल लो, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख रुपीज माइनस 24 लाख कर दो। ठीक है ना, तो बच्चे हुए पे जो 77 लाख रुपीज बचा उस पर आपको 30% लगाना पड़ेगा। मैंने लगा दिया 30% प्लस 3 लाख रुपीज इसके आएगा, तो 26 लाख 10,000 हो गया। अच्छा, पर इसमें सरचार्ज लगेगा कितना, 15% का। तो कितना आएगा आपका, जल्दी से बताओ कितना आएगा। ये आना चाहिए आपका 30 लाख 1,500 आ रहा है क्या? जो जल्दी से बोलो, क्या 30 लाख 1,500 आ रहा है क्या? बस यही आपको बताना है, 30 लाख 1,500। टैक्स निकालो अब 1 करोड़ रुपीज पर, जल्दी से। 1 करोड़ पर टैक्स निकालो, वही सेम प्रोसीजर लगाओ। 1 करोड़ में से माइनस कर दो 24 लाख रुपीज। ठीक है, बचे हुए पे क्या लगाओ, 30% प्लस 24 लाख पर कितना आया, 3 लाख रुपीज टैक्स आता है इतना, प्लस आप 10% का सरचार्ज लगाओ तो आता है 28 लाख 38,000। करेक्ट? जल्दी से बोलो, 28 लाख 38,000। अच्छा, डिफरेंस इंक्रीज इन टैक्स कितना हो रहा है, जल्दी से बताओ, इंक्रीज इन टैक्स कितना हो रहा है। मेरा मेरा पहले टैक्स बनता था इतना, अब बन रहा है इतना, तो डिफरेंस इन टैक्स कितना हो रहा है, 163,500। करेक्ट, 163,500। इसको अच्छे से लिखें थोड़ा सा, 163,500। आ जाओ, तो हमारे को स्टेप टू देखो क्या है, 28 38,000। यही सब करता चलना है बस। 28 38,000 प्लस 1 यानी कि 29 लाख 38,000। ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। तो स्टेप वन में क्या था, 30 लाख 1,500। 30 लाख 1,500, इसमें से मुझे अब देना कितना है, 38,000, 29 लाख 38,000, यानी कि मार्जिनल रिलीफ मेरे को मिलेगी। कितने की मेरी मार्जिनल रिलीफ, मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिलेगी 63,500 की। क्या ये ही सेम अमाउंट होगा, क्या जो इसके बीच का डिफरेंस होगा क्या? मैंने बोला था इनके बीच का ही डिफरेंस आपको ये मिलने वाला है, क्या वही मिल रहा है क्या, सेम टू सेम? यस, वही मिल रहा है। तो हम कहते हैं टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख कितना आ रहा था, 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स आ रहा था 30 लाख 1,500। 30 लाख 1,500 रिलीफ मिल गई मुझे 63,500 की। तो मेरा कितना हुआ, 30,01,500, यानी कि मुझे टैक्स देना है 29,38,000। ठीक है, विच विल बी द सेम लाइक दिस, विच विल बी द सेम लाइक दिस। ओके, यस। नाउ ऑन दिस आई हैव टू अप्लाई द 4% HEC, multiply by 4%, it will come to what, just a second, yes, it will come to 1,17,520. So the tax will be 30,55,520. 30,55,520 is going to be my tax, is going to be my tax. क्या है, मैं देख लूं, 30,55,520 मेरा टैक्स होना चाहिए, और मार्जिनल रिलीफ कितनी होनी चाहिए, 63,500। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 63,500 की मेरी मार्जिनल रिलीफ हो गई, और टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, 30,55,520। बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ऑल्टरनेट मेथड से दिया हुआ है, वही आंसर आपका वही आ रहा है 63,500, और देन फाइनल आपका ये आंसर, आंसर वही होगा। अच्छा, अभी 50 लाख देख लिया, 1 करोड़ देख लिया, तो क्या ये फोर फोर पॉइंट नंबर 4, अब आप ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क कर पाओगे क्या? इसमें भी क्या है, सेम है, पर देखो ना, इधर ऑप्ट आउट कर लिया है 115 बीएससी से, और 2 करोड़ पर पूछ रहा है। वैसे ही जो 50 लाख वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है बस वो। और देख लो एज भी 58 ही है, यानी कि वो 2.5 लाख वाली ही डिडक्शन देनी, बेसिक एग्जाम्पशन देनी है, बाकी कुछ और है ही नहीं। बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है क्या? सेम मार्जिनल रिलीफ पर है, मार्जिनल रिलीफ वाले क्वेश्चन पर है, तो ये आप लोग होमवर्क करोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4। इजी है बहुत, यस इजी है। आ जाओ जी, अब आगे की बात करता हूं। अब अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना क्या कहता है।
कहता है कंप्यूट करो अपनी टैक्स लायबिलिटी किसकी, अखिल की करो जिसकी एज क्या है 65 ईयर्स है। याद रखना एज 65 ईयर्स यानी कि 3 लाख रुपीस की एग्जाम्पशन मिलेगी अगर वो ऑप्ट आउट कर लेता है तो। इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर यानी कि मुझे टैक्स लायबिलिटी तो निकालनी है पर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर यानी कि जो सबसे बेहतर हो ऑप्शन वो मुझे चूज करना है। अच्छा जिसकी इनकम क्या है 5 करोड़ 1 लाख रुपए, 5 करोड़ 1 लाख रुपीस की मेरी इनकम है इन द असेसमेंट ईयर 26 27, assuming his total income comprises of salary income, income from house property and interest from fixed deposit and is the case under the both regime। ओहो मतलब मुझे बेनिफिशियल मैनर में एक अपनी निकालनी है, क्या निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, अखिल की निकालनी है अंडर द बोथ रिजीम। जिस रिजीम से आसान, जिस रिजीम से कम टैक्स आएगा उस रिजीम से हम टैक्स पे करेंगे। हमने क्या कहा था कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मिलेगी बट मैं उससे ऑप्ट आउट कर सकता हूँ ओल्ड रिजीम के लिए, पर मैं ऑप्ट आउट कब करूंगा, तब करूंगा ना जब मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो वही कह रहा है बताओ किस रिजीम से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिस रिजीम से बेनिफिट मिले उस रिजीम में चले जाओ। पर एक ट्विस्ट है, कुछ आप लोगों को प्रोविजंस में थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आपकी देखो ना इनकम क्या है 5 करोड़ 1 लाख रुपीस। अगर मैं अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम जाऊं मुझे क्या कोई दिक्कत है, नहीं, मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा अप्लाई कर देंगे। बट बताओ ना अगर मेरी इनकम एक्सीड करती है 5 करोड़ से और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मैं जा रहा हूं तो क्या मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है क्या आपको? अरे याद करो ना यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अरे 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 कहाँ समझाया था मैंने, कहीं तो आप लोगों को समझाया था। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा मार्जिनल रिलीफ। देखो ना देखो ना देखो ना, ऑन इनकम अबव 5 करोड़ इन द न्यू टैक्स regime there is no concept of marginal relief as already the maximum surcharge is restricted to 25%। यानी कि जब न्यू रिजीम से आप कैलकुलेट करोगे तब आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करनी है क्या, नहीं कैलकुलेट करनी। देखो ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से जब कैलकुलेट किया मैंने नॉर्मली ही कैलकुलेट कर दिया, पर जैसे ही मैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आऊंगा दैट इज द ओल्ड टैक्स रिजीम, देखो ना क्या उन्होंने स्टेप मार्जिनल रिलीफ वाले स्टेप लगाना शुरू कर दिया। क्या मार्जिनल रिलीफ निकाली क्या, अब देखो ना मार्जिनल रिलीफ निकाल के इन्होंने टैक्स लायबिलिटी कितनी बनाई 1 करोड़ 93 लाख 57,000, ऊपर यहाँ कितनी बनाई 189। यानी कि मेरे को बेनिफिशियल कौन सा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है ना। मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद भी बेनिफिशियल क्या मिले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो कहते हैं इट इज बेनिफिशियल कि आप पे करो किससे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से अंडर 105 बीएसी, और वही उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इस क्योंकि डिफरेंस देखो ना, आपको पहले इतना पे करना, आपको ओल्ड रिजीम से इतना पे करना पड़ता था, अब इतना करना पड़ेगा, तो बीच का डिफरेंस आप अपना निकाल के दे दोगे कि भैया इतना 3 लाख रुपीस के आसपास का मेरा पैसा बच रहा है, तो भैया मैं तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। बट उन्होंने क्या टेस्ट किया आपका, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वही जो 2 करोड़ वाला क्वेश्चन था वही 5 करोड़ वाला क्वेश्चन है। बट यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट क्या आ गया, जब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पूछा तो आपको ये वाला क्वेश्चन नोट याद आया ना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन नोट आपको याद आना चाहिए। बोलो ना कि आप लोगों को ये वाली चीज बात याद आ रही है, बताओ बात याद आई। सिर्फ यही डिफरेंस है और इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जैसे आप कैलकुलेट करते हो 2 करोड़ पे कैलकुलेट किया वैसे ही आपको 5 करोड़ पे कैलकुलेट करना है। बस डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नॉर्मल तरह से टैक्स निकालना, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं 5 करोड़ के ऊपर। और ये क्यों नहीं आता ये हमने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 5 करोड़ पे क्यों नहीं आता, क्योंकि भैया रेट ही जो सरचार्ज की रेट है वही फिक्स है, तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं है। तो इस वजह से मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी इधर एप्लीकेबल नहीं होता। बताओ ना कि आप लोग को ये एक छोटी सी लाइन से आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी था क्या, डिस्कस कर लिया, इसमें कराने जैसा कुछ भी नहीं है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जस्ट आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना, कोई मार्जिनल रिलीफ मत देना, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर इनकम है मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। पर ओल्ड में मिलेगा चाहे कितनी भी इनकम हो, तो ओल्ड में आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना चाहिए था। तो फाइनल आंसर आपका आता डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में कुछ भी था क्या, कुछ भी एज सच नहीं था जो आप लोगों को टेंशन दे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, ये मैंने कर दिया आप लोगों के साथ 5 मैंने कर दिया आप लोगों के साथ डिस्कस, 4 मैंने आप लोगों को दे दिया होमवर्क, बाकी मैंने 3 कराए।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कंप्यूट करना है मुझे मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी हो या कंपनी हो फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्या मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है क्या? हाँ, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ में देखा था कि मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है। अज्यूम करना है कि टोटल इनकम ऑफ एक्स लिमिटेड जो थी ना, वो कितनी थी? 1 करोड़ 1 लाख रुपीज। अच्छा, कंपनी है 1 करोड़ से ऊपर जब जाते हैं, अप टू 10 करोड़ जाते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज एप्लीकेबल होता है एट द रेट ऑफ 7%। क्या याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। बट 1 करोड़ से कम है तो क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होता था? नहीं। तो नॉर्मल तरीके से आपका सरचार्ज वाला ही क्वेश्चन है कि नहीं है, जो नॉर्मल था, बस इसमें डोमेस्टिक कंपनी वाले रेट अप्लाई करना, दैट्स इट। यस, फॉर द प्रीवियस, फॉर द असेसमेंट इज 26-27। अच्छा, क्या कहता है? द टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स। बहुत अच्छी बात है, कैपिटल गेन्स अज्यूम नहीं है। कहता है अज्यूम करो कंपनी ने ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर दिया 115 BAA BAB से ऑप्ट आउट करने का, तो वो वाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में वो कुछ है भी नहीं। कंसेशन टैक्स रिजीम्स होती हैं जो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, तो अभी इसकी बात भी नहीं करनी है। उसने खुद ही कह दिया कि इन्होंने ऑप्ट आउट, उसने एक्सरसाइज भी नहीं किया है, तो मेरे को कोई दिक्कत होने वाली है? नहीं होने वाली। अच्छा, अगर मुझे कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट्स पता करनी है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या उसकी ग्रॉस रिसीट थी, क्या उसका टर्नओवर था। तो इन्होंने बताया ना, देखो ना, 23-24 में 400 को क्रॉस कर गए। अगर अप टू 400 करोड़ होता तो 25% की रेट लगती, पर जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, मेरी रेट कितनी हो जानी चाहिए अब? 30% की रेट हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? हाँ जी। क्या इसके कुछ स्लैब का बेनिफिट मिलता है क्या डोमेस्टिक कंपनी को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। तो बताओ ना, 1 करोड़ रुपीज पर, इधर ही मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। देखो ना, 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ 1 लाख रुपीज पर कितना परसेंट टैक्स लगना चाहिए था? जल्दी से बताओ ना। मेरी टैक्स रेट हो गई 30%। ठीक है, 30% टैक्स रेट हो गई, जल्दी से बताओ। 1 करोड़ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, विच कम्स टू वॉट? 30 लाख 30,000। इसमें मैं 4% एच भी जोड़ूंगा। 4% एच से पहले है, मुझे 7% सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा, 4% देन एच जोड़ूंगा मैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें प्लस 7% कर दूं, इसमें फिर मैं 4% कर दूंगा, तो मेरा आंसर आना चाहिए 33,71,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट अ सेकेंड। 1 करोड़ 30 प्लस 7% प्लस 4% ना। अच्छा सॉरी, अभी मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट है ना, तो मुझे 4% अभी क्यों लूंगा? एच नहीं लेंगे ना, मार्जिनल रिलीफ वाला पॉइंट है ना। 30 लाख 30,000 प्लस 7%, विच विल बी माई 32 लाख 42,100। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था मेरा? 1 करोड़ रुपीज पर टैक्स निकालूंगा एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, इधर सरचार्ज कुछ लगेगा क्या? इधर कुछ भी सरचार्ज नहीं लगना। तो 1 करोड़ पर 30% निकालोगे तो इट विल बी लाइक 30,000, सॉरी 30 लाख रुपीज। इंक्रीज इन इनकम क्या हुआ मेरा? 1 लाख रुपीज, पर इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया मेरा? 2 लाख 42,100 का इंक्रीज इन क्या हो गया? टैक्स हो गया। तो इसका बीच का डिफरेंस क्या होगा? जो आपको देखो, इंक्रीज इन इनकम कितने से बढ़ रही है? 1 लाख रुपीज से, पर इंक्रीज इन टैक्स कितने से बढ़ रहा है? 242,100। तो बीच का डिफरेंस यानी कि 142,100 की तो मार्जिनल रिलीफ होगी, है वही 1,42,100 की ही है, बट हम तो स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 3 क्या था हमारा? स्टेप 3 क्या था? इसमें मैं इनकम जोड़ दूं अपनी, यानी कि 30 लाख रुपीज के जो मेरा टैक्स बन रहा था, उसमें मैंने 1 लाख रुपीज की इनकम जोड़ दी, तो यानी 31 लाख रुपीज का मेरा टैक्स बनना चाहिए था। ठीक है, इतना। पहले ले कितना रहे थे हमसे? इतना। अब ले कितना रहे? इतना। तो बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 142,100। क्या यही मार्जिनल रिलीफ है? हाँ जी। क्या इन्होंने फाइनल टैक्स लायबिलिटी पूछी क्या? जल्दी से मुझे बताओ ना। इन्होंने मुझसे पूछा क्या? मार्जिनल रिलीफ बताओ। तो मैं क्या इन्हें फालतू में टैक्स लायबिलिटी निकाल के देके आऊंगा क्या? नहीं। क्यों समय बर्बाद करना? उन्होंने पूछा ही मुझसे मार्जिनल रिलीफ है, उन्होंने नहीं पूछा कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या पे करनी है, तो मैं नहीं निकाल के आऊंगा। अंडरस्टूड। ठीक है, उन्होंने मुझसे फाइनल टैक्स लायबिलिटी पूछी है, इन्होंने बाद में निकाल दिया कि टैक्स पेबल ये होगा ये होगा, पर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, तो नंबर मेरे इसी के होंगे। बाद में आप ज्ञान कितना भी देकर आओ, उसके नंबर है क्या? नहीं है। तो उन्होंने जो जो पूछा कि आपकी मार्जिनल रिलीफ क्या होने वाली है, आप मार्जिनल रिलीफ देकर आओ, बस दैट्स इट। समझे क्या? बोलो ना। समझ आता है क्या आप लोगों को ये वाली बात भी? इजी है। आगे बढ़ जाऊं? चलो जी। तो हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने समझ लिया इजीली, बहुत आसान था। फिर सेम क्वेश्चन नंबर 7। अब मार्जिनल रिलीफ कहता है डोमेस्टिक कंपनी की, कहता है अज्यूम करो द टोटल इनकम इसकी क्या है? करोड़ 1 लाख रुपीस। पहले 1 करोड़ थी। अच्छा,
3 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो डोमेस्टिक कंपनी पर सरचार्ज रेट 12% हो जाता है 7 की जगह। बस वही देख रहा है। और टर्नओवर भी आपका क्या है 400 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपने ये कर लिया तो बताओ ना क्या क्वेश्चन नंबर 7 करने में आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है क्या? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। जल्दी से मुझे बता दो ना, 10 करोड़ 10 करोड़ 1 लाख पर मैं निकालूं आपका 30% प्लस 4%, इट विल बी माई इनकम टैक्स आना चाहिए 31,2,3,1,2,0,0 और वैसे आना चाहिए था 10 करोड़ पर 30%। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उस पर 12% नहीं किया ना, सॉरी मेरे से गलती हुई। 1,0,0,1,0,0 मुझे बोला 30% प्लस 12%, इट विल बी 33,63,36,000। ठीक है, तो फिर आएगा 10 करोड़ पर आप निकालो 30% प्लस 7%, इट विल बी 32,100। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 63,36,000। तो आपका कुछ आना चाहिए ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना बन रहा है ये 1433,600। 1433,600 के आसपास का आपका क्या बनेगा मार्जिनल रिलीफ। देखो 33,633,600 यही मेरा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 62 आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर आ रहा है ये इतना, कितना आ रहा है 10 करोड़ प्लस 7% प्लस 7%, 32.1 मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ ना। इट शुड बी 1, इट शुड बी द टैक्स इतना ना, तो आपको 1 करना पड़ेगा। पर फाइनली आपका क्या हो जाएगा 32। इसमें अगर आप इनकम भी जोड़ोगे ना, तो आपका इनकम हो गया आपको 1 लाख रुपए से, यहाँ इनकम हो गया प्लस 1 लाख रुपए जोड़ोगे, क्योंकि इसकी आपकी 1 लाख रुपए से इनकम है। अगर आप उस तरह से निकालना चाहते हो कि इंक्रीज इन इनकम कितनी है, इंक्रीज इन टैक्स कितना है, उस तरह से निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना वही है जो आप यहाँ करते हो, पूरे सारे स्टेप्स लगाते हुए चलो। ये 10 करोड़ 1 लाख रुपीज पर कितना टैक्स बन रहा है आपका 30% बनेगा, प्लस सरचार्ज आपका क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा। फाइनल यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसका ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, इसमें आपको 1 लाख रुपए जोड़ो, दैट इज 322,000,000 इतना बनेगा। तो 4 स्टेप बताओ, फोर्थ स्टेप कितना होता है, जल्दी से बोलो। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, इंक्रीज इन इनकम कितनी है 1 लाख रुपीज, उससे चलो 4 लाख, इसमें 4 पॉइंट को भी छोड़ो ना। इंक्रीज इन इनकम कितनी है 1 लाख रुपए। इंक्रीज इन टैक्स कितना हो रहा है जल्दी से बताओ, 321, इट्स द इंक्रीज इन टैक्स मेरा कहा क्या, 3363,3600 ना। 1533600 इतने का मेरा टैक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, यानी कि 1433600, 1433, ये तो 5 था ना, सॉरी, 1433600 इतने का मेरा मार्जिनल रिलीफ होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेप्स को सॉल्व करने के हिसाब से। फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकेंड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, इन दोनों को प्लस कर देते, ये आ गया। फोर्थ थर्ड स्टेप में ही हम क्या निकाल लेते थे, इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनता था यही तो हमारा मार्जिनल रिलीफ होता था। बस वही करना हमारे को, मार्जिनल रिलीफ आ गया 1433,600, 1433,600। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? वही स्टेप फॉलो करो, वो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी डन है। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर महेश है 32 ईयर्स के, रेसिडेंट इन इंडिया है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है 10,50,000 रुपीज, जिसमें सैलरी इनकम भी है, इंटरेस्ट भी है। मुझे उसकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अच्छा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 115 बीएसई में, पर याद करो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स ऑन 10,50,000, अरे भाई 12 लाख तक भी होता ना, तो मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा के आया था, सेक्शन नंबर 87 है रिबेट। और रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता, रेसिडेंट को है तो मिल जाएगा क्या, हाँ जी मिल जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी तो नहीं लानी है, पर आपको कैलकुलेट करके आना पड़ेगा। टैक्स रिबेट क्या होती है, मैंने आप लोगों को तब भी लेक्चर में बताया था। पहले आप टैक्स निकालोगे, जो टैक्स आ रहा होगा उसमें से आप रिबेट दोगे, रिबेट उतने पूरे की दे दोगे, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी नील। तो 10,50,000 पर एज पर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जरा टैक्स कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी से टैक्स कैलकुलेट करो, कितना आता है जल्दी से बताओ। 4 लाख रुपए तक नील हो गया, 4 लाख से 8 लाख
क्या था 4 लाख टू 8 लाख, आपका 5% बनना चाहिए था, विच विल बी योर 20,000। 4 लाख पर 5%, 20,000 का टैक्स बन गया। बचा क्या आपका, ये बचा आपका, अब 8 टू 12 की स्लैब आती है, पर आपका 2.5 लाख ही है, क्योंकि तब 10 लाख 50,000 हो गया ना, इस पर 10% लगाओ, दैट इज मेरा 25,000। तो यानी कि टैक्स बना कितना 45,000। पूरे की रिबेट मिल जाएगी क्या, जी हाँ पूरे की रिबेट मिल गई, आंसर आया जीरो, बोलो ना, आंसर आ गया जीरो। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। नितिन है, 42 ईयर्स की एज है, ये भी रेसिडेंट है, इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई 12,50,000, कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट। अच्छा सैलरी इनकम दे रखी है इन्होंने, याद सुनो ना, सुनो 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 सुनो, क्या यहां पर रिबेट मिलेगी आपको, क्या यहाँ पर रिबेट मिलेगी आपको, क्योंकि आपको क्या निकालना है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से जानना है। कहोगे सर 12 लाख रुपीस है, 12 लाख रुपीस तक रिबेट मिलती थी, और इन्होंने क्या कह दिया, टोटल इनकम कही है, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कही है, क्या कही है, टोटल इनकम, यानी कि आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का माइनस कर दिया होगा, उसी के बाद क्या आई होगी टोटल इनकम, और टोटल इनकम आपकी एक्सीड कर रही है कितने से, 12 लाख रुपीस से। क्या क्या अब आपको रिबेट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो क्या आप पूरा का पूरा टैक्स निकाल के पेमेंट करोगे क्या, जी हाँ आप पूरा का पूरा टैक्स निकाल के आप पेमेंट करोगे। बट एक सेकंड सुनो ना, एक सेकंड सुनो ना, मेरी एक और बात है आपसे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी, आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर भी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ को फील कर सकते हो इन केस ऑफ अ रिबेट। याद बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो जल्दी से आओ, कहां गए, देखो रिबेट में, मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट ऑन रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, बताओ ना, ये वाला फॉर्मूला बताया था कि नहीं, टैक्स पेबल माइनस टोटल इनकम माइनस 12 लाख रुपीस, बस यही वाली चीज आप यहां अप्लाई करोगे, यही वाली चीज आप यहां अप्लाई करोगे, समझे, कर पाओगे क्या, इजी है, जल्दी से बताओ क्या इजी है। कहता है आप टोटल इनकम पर टैक्स निकालो, पहले आप टोटल इनकम निकालो, बैलेंस जो मेरी एक्सेस टोटल इनकम है कितनी है, 15 लाख 15,000 रुपीज मेरी बैलेंस टोटल इनकम है, यस। कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो, जो आपकी पूरी 12 लाख 15,000 थी, उस पर आप पूरा टैक्स निकालो, हमने निकाल दिया भैया, कितना आएगा हमारा, ये हमारा टैक्स बनना चाहिए 62,250 का हमारा टैक्स पूरा पूरा बनना चाहिए। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस का क्या मिल जाता है मेरे को, रिबेट मिलती है कि नहीं मिलती दोनों के बीच के डिफरेंस की, यस। दोनों के बीच के आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी मिलेगी, यानी कि 15,000 की टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपकी, वही आपका उस पर एचएससी लगाना, उस पर टैक्स लायबिलिटी बनाना, यही इसी फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे क्या, इजीली, इसी फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे क्या, बताओ, डन है। तो मैं अपनी टोटल इनकम निकालूंगा विच विल बी इन एक्सेस, मैं एक्सेस कितना कमा रहा हूं, 15,000 का मैं एक्सेस कमा रहा हूं क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है, इतने की ही मैं रिबेट ले पाऊंगा, क्योंकि देखो ना इस फॉर्मूले में भी क्या था कि टोटल इनकम माइनस 12 लाख, टोटल इनकम माइनस 12 लाख, यानी कि उस जगह पे क्या आ गया 15,000 रुपीज, इसको मैं टैक्स पेबल में से माइनस करूंगा, और मैंने टैक्स पेबल निकाला ना, कितना है 62,500, सॉरी 62,250 माइनस 15,000 रुपीज, ठीक है, तो बचा क्या मेरा 47,250, बोलो ना, 47,250 हो गया। अरे पहले ये तो बताओ 47,250 हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट, बस उसके हिसाब से आपको टैक्स निकालना है, बात खत्म। इतने की क्या मिल जाएगी आपको, इतने की मिलेगी रिबेट, ये रिबेट का अमाउंट है, यानी सॉरी रिबेट कह रहा हूं, इतने की आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, ये मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है भाई, ठीक है जी, मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है, तो 62 में से इतने का रिबेट दे दो, मार्जिनल रिलीफ दे दो, माइनस 47,250 कर दे दो, यानी कि 15,000 बच गया, इस पर आप 4% का लगा दो भैया एचईसी, तो 15,600 रुपीज आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, एज सिंपल एज दैट, उतना ही सिंपल है। क्या ये वाला फॉर्मूला आपको इजीली याद रह गया था क्या, बताओ ना, क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ गया था क्या, मैं दोबारा इसको रब कर देता हूँ। टैक्स पेबल में से टोटल इनकम माइनस 12 लाख हटा दो, तो टैक्स पेबल मेरा कितना आ रहा था 62,500, इसमें से टोटल इनकम माइनस 12 लाख करे, यानी कि 15,000, यानी कि इतने की मेरी मार्जिनल रिलीफ हो गई, टैक्स मेरा इतना बन रहा था, उसमें से मार्जिनल रिलीफ इतना, तो बैलेंस मेरा क्या बचा 15,000 रुपीज, उस पर एचईसी लगाया, फाइनल आंसर आ गया, अंडरस्टूड, इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता था तो ये वाला कर लिया, फिर कैलकुलेशन पार्ट में कुछ है क्या,
कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। सिर्फ अगर आपको ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ आती है कि टैक्स पेबल में से टोटल इनकम माइनस 12 लाख हटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें से मार्जिनल रिलीफ हटा दोगे तो 15,000 आपकी इनकम हो गई, उस पर HEC लगाओ, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम वैसा ही है क्या, कुछ कह रहा है 4,15,000 की बात करता है ना, और ऑप्ट आउट कर लेता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से। और क्या है, रेसिडेंट है। अगर आप रेसिडेंट हो और ऑप्ट आउट कर रहे हो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हो, तो वहां तो 5 लाख रुपीज तक का क्या है, रिबेट है ना। तो यहाँ तो आपको इनकम भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां तो 5 लाख रुपीज तक की रिबेट है क्या। हाँ, तो अभी यहाँ तो सिर्फ 4,15,000 मेरी इनकम है, तो आराम से मिल जाएगा क्या, यस। तो आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। सिर्फ आता है एक TY के क्वेश्चन, मतलब कुछ TY के क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। ठीक है, आ जाओ। टीवाई के क्वेश्चंस मोस्टली आपके उससे हैं, सेक्शन नंबर 68 से लेकर 69D तक जो मैंने डिस्कस किए थे ना आपसे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको उसी से रिलेटेड मिलेंगी। पर एक आध दो क्वेश्चन आपके अलग भी हो सकते हैं। कहते हैं मिस्टर भार्गव है अ लीडिंग एडवोकेट है ऑन कॉर्पोरेट लॉ, डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज प्रैक्टिस एंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ ओनली फॉर पेइंग हिज टैक्सेस एंड मेकिंग चैरिटीज विद द फीस रिसीव्ड ऑन सच ब्रीफेस। ठीक, तो यानी कि सिंपल सी बात है, वो क्या करता था, एडवोकेट था, कॉर्पोरेट लॉ का था, अब वो प्रैक्टिस कम करना चाहता है और कुछ पेइंग ऑफ द टैक्सेस, और उससे जो चैरिटी का काम करना चाहता है उसी से कुछ फीस वगैरह लेगा। ठीक है ना, तो टैक्स जो चैरिटी का काम करोगे उस पर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड वो कुछ ब्रीफ देगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो उससे वो फीस वगैरह कमाएगा। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर केस ही अग्रीड टू अपीयर टू डिफेंड वन कंपनी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी प्रोवाइडेड विद 5 लाख रुपीज विद द चैरिटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दैट ही कुड क्रिएट। ठीक है, वो कह रहा है भाई 5 लाख रुपए बना दो जिससे कि मैं एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लूं। ही डिफेंडेड द कंपनी एंड वॉज पेड द सम and the sum paid by the company, he created a trust of that sum by executing a trust deed। उसने trust deed बना ली। decide whether the amount received by Mr. Bhargav is accessible in his hand from the income from profession। क्या जो आपने मिस्टर भार्गव ने जो ये 5 लाख रुपए लिए जिससे वो ट्रस्ट खोल के, जो पब्लिक ट्रस्ट खोल के वो चैरिटी वगैरह के काम करेगा, तो क्या जो 5 लाख रुपए उसने मिस्टर भार्गव ने लिए, क्या वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मानी जाएगी क्या। हालांकि उसने अपनी कॉर्पोरेट लॉ की क्या कर दिया, अपना प्रैक्टिस को रिड्यूस कर दिया है, तो भी क्या वो मानी जाएगी। अरे यार, अभी आप PGVP वाले चैप्टर में देखोगे, एक दिन के लिए भी काम किया, रिड्यूस किया, बंद नहीं किया ना आपने अपना काम करना। चाहे आप किसी भी पर्पस के ले लो, ठीक है, चाहे मैं चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने के पर्पस से लूं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया ना, हाँ किया ना, तो इट विल बी अ PGVP, इट विल बी अ PGVP। अच्छा, इसमें कोई बात ये वाले आप लोगों का दिमाग चल सकता है। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाइवर्जन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। कोई दिमाग लगा के कहेगा सर इसमें देखो ना, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट हुई है, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट हुई है, इसने पैसा इधर से डाइवर्ट कर दिया है, डाइवर्जन आपने कहा था अग्रीमेंट के थ्रू होता है तो इट विल बी अ डाइवर्जन। अरे इट इज नॉट अ केस, इट इज नॉट अ केस ऑफ द डाइवर्जन। ओके, यहाँ कहीं लिखा भी होगा दस देर इज नो डाइवर्जन ऑफ मनी फॉर टू द ट्रस्ट बिकॉज बिफोर इट बिकम प्रोफेशनल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर भार्गव। पहले वो प्रोफेशनल इनकम बनेगी, उसके बाद देखी जाएगी, तो पहले तो प्रोफेशनल इनकम बनने दो। ठीक है, इट इज अ प्रोफेशनल इनकम नॉट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम। भाई ये डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, सिंपल सी बात, ये वाली बात याद रखोगे क्या। आपने चाहे एक दिन के लिए भी बिजनेस किया हो तो वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। बताओ, समझ आएगा आपको, इजी है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ो, आ जाओ। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड ने टुक ओवर किया रनिंग बिजनेस ऑफ अ सोल प्रोपराइटर बाय अ सेल डीड। ओके, एज पर द सेल डीड XYZ लिमिटेड अंडरटुक टू पे बाय ओवरराइडिंग चार्जेस ऑफ 15,000 पर एनम टू द वाइफ ऑफ अ सोल प्रोपराइटर इन एडिशन टू द सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन के ओवर एंड अबव वो 15,000 रुपीज पर एनम उसकी उसकी वाइफ को देगा। ठीक है, द सेल डीड ऑल्सो स्पेसिफिकली मेंशन दैट द अमाउंट वाज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड। अच्छा, चार्ज ऑफ नेट प्रॉफिट वाला ये आपने केस लॉ पढ़ा था क्या, आप जल्दी से बोलो ना, जेट एंड पाल एक्सरेस करके कुछ, उसमें क्या पूछा था, क्या वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है कि वो डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, याद करो कहाँ क्या, जल्दी से आओ ना। मैं आप लोगों को पढ़ा के आऊँ, देखो आप लोग ये मजाक नहीं करोगे। देखो, क्या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है जेट एंड पाल, जहाँ पे ओवर राइडिंग चार्ज ऑफ प्रॉफिट आएगा, क्या वो डाइवर्जन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। मैंने कहा था यस, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है। याद आ रहा है क्या ये सब बातें, तो बताओ ना, यही पूछ रहा है बस वो। हु हैड एक्सेप्टेड द ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन है, अग्रीमेंट है, सोल प्रोप्राइटर, ये सारी बातें मैंने डाइवर्जन में भी आप लोगों से डिस्कस करी थी, याद करो। ऑन द कंडीशन ऑफ
purchase of going concern. Is the payment of overriding charge by XYZ Limited to the wife of sole proprietor is in the nature of diversion or application of income? Discuss. ने कहा था भाई अग्रीमेंट जहां भी आ जाए, जहां भी अग्रीमेंट जैसी चीजें आ जाए ना कि अग्रीमेंट के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, इट इज ऑलवेज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम। और हमने वो केस लॉ भी पढ़ा हुआ था, तो JIT वर्स एंड पाल एक्सचेंज वाला आप केस लॉ भी डालेंगे एंड उसके बाद आप ये सारी चीजों को लिखते हुए लिखेंगे कि इट इज नॉट अ मेयर एप्लीकेशन ऑफ मनी, इट इज अ केस ऑफ डाइवर्जन बाय एन ओवरराइडिंग चार्ज। ठीक है। अब जब ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा, हालांकि देखो ये वाले जो थ्योरी क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, ऐसे के पास बहुत कुछ है, पर ये वाला क्वेश्चन कहां पूछा जा सकता है? MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ जाओ, फिर कहता है MKG agency is a partnership firm consisting of Mr. Mohan and three major sons. ठीक है, the partnership did provide किया that after the death of Mr. Mohan the business shall continue to their by their sons. ठीक है, subject to the condition that the firm shall pay 20% of the profit to their mother, यानी कि माँ को उन्हें 20% अपना प्रॉफिट देना पड़ेगा, जिनका नाम है लक्ष्मी। मिस्टर मोहन डाइड, उनकी डेथ हो जाती है मार्च 2015 में इन द प्रीवियस ईयर 25-26, और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म जो होती है वो 1 लाख रुपए पे करती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द प्रॉफिट टू देयर मदर एंड क्लेम दैट द सच अमाउंट और एज डिडक्शन फ्रॉम इट्स इनकम। वो डिडक्शन क्लेम करती है उस इनकम का। एग्जामिन करो करेक्टनेस ऑफ द क्लेम ऑफ द फर्म। बताओ क्या करना चाहिए? पहले ये बताओ, क्या ये ऐसा वाला क्वेश्चन हमने डाइवर्जन ऑफ इनकम में पढ़ा था या फिर एप्लीकेशन ऑफ इनकम है? कि जब सब कुछ अग्रीमेंट के तहत होता है, इट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम। कहा था कि नहीं? इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो जो आप 1 लाख रुपए दे रहे हो विच इज अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म पेड टू लक्ष्मी गेट डाइवर्टेड एट सोर्स बाय द चार्ज क्रिएटेड इन हर फेवर एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो अग्रीमेंट में हुआ था, तो सच इनकम डज नॉट रीच टू द असेसी फर्म, यानी कि वो इनकम असेसी की नहीं है, किसकी बन गई? वो मिसेस लक्ष्मी की। वही मैंने बताया था आप लोगों को कि डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या होता है भैया, जिसको इनकम दे रहे हो, जिसको इनकम मिल रही है, उसकी इनकम हो गई। रादर सच इनकम स्टैंड डाइवर्टेड टू द अदर पर्सन मींस मिसेस लक्ष्मी, सच अदर पर्सन हैज द बेटर टाइटल ऑन सच इनकम देन द टाइटल ऑफ द असेसी। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट कहता है भैया, अग्रीमेंट में लिखा है कि आपका टाइटल नहीं है, इस 20% पे किसका टाइटल है? आपकी माँ का टाइटल है, दैट इज लक्ष्मी जी का टाइटल है। ठीक है, द firm might have received the same amount but it is so received for or on behalf of Lakshmi। फर्म ने उसको रिसीव चाहे किया हो, पर किसके बिहाफ पे रिसीव किया? लक्ष्मी के बिहाफ पे रिसीव किया, क्योंकि लास्ट में लक्ष्मी को ही तो देना है वो वाला पैसा। तो आपके लिए क्या ये आपकी इनकम मानी जाएगी क्या? देयरफॉर कहते हैं तो अमाउंट पे किया ना लक्ष्मी को, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द फर्म, क्योंकि वो इनकम किसकी है? वो लक्ष्मी की इनकम है और उन्हीं को टैक्स देना है। क्या ये सारी बातें मैं आप लोगों को डाइवर्जन ऑफ इनकम में बता के आया था कि नहीं बता के आया था? कि डाइवर्जन ऑफ इनकम देखो ना, जब मैंने आप लोगों से ये वाले कॉन्सेप्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था, कहाँ गया, चलो आ जाओ, कहीं तो मिलेगा हमें डाइवर्जन ऑफ इनकम, हम आराम से डिस्कस। या ये जब मैं डायरेक्ट डाइवर्जन ऑफ इनकम बता रहा था, तब मैं कह रहा था कि नहीं आपसे, कि जब अग्रीमेंट होगा डेथ पर, जब आपको भगवान को प्यारा हो जाएगा, तब उस केस में भी वाइफ को मिलेगा, तो डायरेक्टर की वाइफ के हाथ में जाके टैक्सेबल होगा। ये वाला मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था? जिंदा है तब तक ठीक है, जो सैलरी ले रहा है डायरेक्टर के हाथ में, बट जब वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो उसने अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वाइफ को सैलरी मिलेगी, तो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होनी है, और डायरेक्टर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होनी है, कि जिसको मिलेगी उसके हाथ में टैक्सेबल होती है। और इसी जगह पर एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में मैंने बताया था ना कि एक्स वाइफ को जो डाइवोर्स पे पैसा दे रहा है, HR से बात करके, भाई मेरी इनकम तो कितनी है? 10 लाख रुपीज, 9,50,000 मेरे अकाउंट में डाल दे, 50,000 रुपीज जो मुझे एक्स वाइफ को देने एलिमिनी के रूप में, उसको दे दे। तो इट इज लाइक कि क्या होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है, जहां पे कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी करके आए कि नहीं? जब ये सारी बातें आप लोगों ने डिटेल में कर ही ली हैं, तो आप लोगों को पता है क्वेश्चन आसान आज इसी वजह से लग पा रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी आप लोग मेरे साथ करके आए हुए हो, इसलिए आपको सब कुछ देखा दिखाया ऐसा लग रहा है, और आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। आ जाओ चलो जी, अब मुझे और क्वेश्चंस बताओ। कहता है आनंद एक करता है HUF का, जिनकी डेथ हो गई है, बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम, ओके, लिविंग बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम, यानी कि आपका सिर्फ एक बेटा बचा है, मेजर सन बचा है प्रेम, एंड हिज विडो। ठीक है, हिज ग्रैंड मदर एंड ब्रदर वाइफ, ओके, यानी क्या कह रहा है? एक ही मेल को पार्टनर है, याद करो, एक ही सन बचा क्या, बस,
उसकी विडो, ठीक है, यानी कि हिज वाइफ, यानी कि आनंद की विडो, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, यही सब कुछ बचे। यानी कि देखो ना, सारी विमेन है, सिर्फ एक मेल को पार्टनर है। याद करो केस, क्या एक मेल को पार्टनर के साथ भी क्या एच यू एफ वैलिड होती है कि नहीं होती है? जल्दी से बताओ, केस लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कैन द एच यू एफ रिटेन ए स्टेटस एज सच और अदर सर्वाइविंग पर्सन वुड बी द को पार्टनर्स? क्या बाकी सब कुछ को पार्टनर है, तो सिर्फ एक ही मेल को पार्टनर है, तो क्या एच यू एफ सर्वाइव करती है कि नहीं करती? जल्दी से बताओ। करती है ना, हमने केस लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना, देयरफॉर द एच यू एफ वुड रिटेन इट्स स्टेटस एज सच। ये वाला केस लॉ देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी से बताओ। ये रहा पॉइंट नंबर 7। देखो, कैन एच यू एफ कैन कंटिन्यू विद ओनली वन मेंबर? हमने कहा था कि हाँ, अगर एक ही को पार्टनर बचता है, एक ही मेल को पार्टनर बचता है, तो वो डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करना बंद नहीं करती है, वो एग्जिस्ट करती रहती है। बताओ, उसी पर इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया कि नहीं बना दिया? क्वेश्चन नंबर 14 इजी है कि नहीं है? सब कुछ इजी है, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हर क्वेश्चन इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने हर कुछ पढ़ा हुआ है। मैं क्वेश्चन छुड़वाने को कुछ है ही नहीं, हमने सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ लेंगे। मिस्टर सी ने बोरो किया हुंडी, हुंडी बोरोड किया, सेक्शन नंबर 1690 याद रखना, कितना? 25,000 का, बाय वे ऑफ बियरर चेक। ओहो, बोरोइंग बियरर चेक से कोई दिक्कत थी क्या? मैंने कहा रीपेमेंट देखेंगे, रीपेमेंट किससे करी है, ठीक है ना? एंड रीपेड द सेम विद द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 30,000 रुपीज बाय अकाउंट पे ही चेक। वाओ, सबको सही है, अकाउंट पे ही चेक से ही तो रीपे करना था मुझे। बोलो। The assessing officer wants to treat the amount borrowed as income during the previous year. Is this section is valid? बताओ, क्या वो आपकी इनकम मानना वो वैलिड है? जल्दी से बताओ ना, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ। बोरोइंग किस में करी है? बोरोइंग इन्होंने बियरर चेक में करी है। क्या ये सही किया? रीपेमेंट इन्होंने अकाउंट पे ही चेक से कर दिया, ठीक है, पर क्या रीपेमेंट इन्होंने अकाउंट पे ही चेक से किया, बट बियरर चेक से इन्होंने बोरिंग करनी चाहिए थी क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हम्म, तो इसकी क्या होनी चाहिए थी? इसको डीम्ड इनकम मानना चाहिए था कि नहीं? सेक्शन 69 डी कहता है, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट पेड देयरऑन इज रीपेड अदरवाइज देन बाय द अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन द बैंक, द अमाउंट सो रीपेड और बोरोड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ दैट पर्सन, उसकी इनकम माना जाएगा, ठीक है। और रीपेमेंट जो होगा टू द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट सो बोरोड एंड रीपेड एज द केस मे बी, जो भी आपकी रीपेमेंट होगा। और मैंने बताया था रीपेमेंट में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है कि नहीं होता? आपको अकाउंट पे चेक के अलावा कुछ करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए था। बियर चेक अलाउड था क्या? नहीं अलाउड था। समझे क्या बात? इन दिस केस मिस्टर सी ने बोरो किया 25,000 रुपीज बाय द वे ऑफ बियर चेक, therefore it should be deemed to be an income of Mr. C for the previous year 25-26. Since the repayment of the same along with the interest was made by the account paycheck, the same would not hit the provision of 1690. रीपेमेंट के समय पर सेक्शन नंबर 1690 हिट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसने वहां पर तो सही किया है, वो अकाउंट पे चेक से पे किया, पर जो बोरोइंग के समय पर क्या हिट किया सेक्शन नंबर 1690? यस, हिट किया। देयरफॉर द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर वो एकदम वैलिड है। वो दोनों में से किसी को भी बना सकता था ना। देखो आ जाओ नोट्स में, यहां पर था हमारा, यहाँ पर ये रहा सेक्शन नंबर 1690। हम कहते हैं बोरोइंग करी हो या रीपेमेंट किया हो, अदरवाइज थ्रू अकाउंट पे चेक, दोनों में से है, तो बोरोइंग अमाउंट या फिर रीपेड, दोनों में से कुछ भी क्या बन सकता है आपका डीम्ड इनकम। यहाँ पे देखो ना, रीपेमेंट इज थ्रू अकाउंट पे चेक, बहुत अच्छी बात है, बट क्या बोरोइंग गलत कर ली क्या? बोरोइंग गलत कर ली क्या? तो आप लोगों को इसको डीम्ड इनकम बनाना पड़ेगा क्या सेक्शन नंबर 1690 में? यस, डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। समझे क्या? बोरोइंग गलत कर ली, वहां पर अकाउंट पे जो रीपेमेंट के साइड पर था उस पर कुछ नहीं है, तो 25,000 रुपीज को आपको उसकी इनकम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 रुपीज नहीं जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 25,000 ओनली, ठीक है। यही 25,000 को आप डीम करोगे उसकी इनकम को, 30,000 को आप उसकी इनकम डीम नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड दिस पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
द असेसिंग ऑफिसर फाउंड करता है इन द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द फर्म दैट इट हैज पेड द रेंट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स business premises amounting to 60,000, which was not debited in the books of accounts for the year ended 31st March 26. The firm did not explain the source. The assessing officer proposes to make an addition of 60,000 in the hands of the book of the in the hands of the in the form of the assessment year 26-27. Firm claim करता है that even if the addition is made, the sum of 60,000 should be allowed as a deduction while computing its business income, which has not been expended for the purpose of its business. सर विच हैज बीन एक्सपेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कह रहा है कि ठीक है हमने 60,000 रुपए का कुछ हमारे अकाउंट हमारे हमने कुछ खर्चा किया, हमारी बुक्स में नहीं दिख रहा, हम आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए, तो आपने 60,000 रुपए हमारी इनकम में जोड़ दिया, पर हमने तो वो खर्चा किया था ना, तो हमारी पीजीपी इनकम में से आप क्या करो 60,000 का हमारे को डिडक्शन दे दो। अरे यार याद करो ये वाली बात, सेक्शन नंबर 69C का क्वेश्चन है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। क्या कहा था मैंने, सच अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी हेड, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो सेक्शन नंबर वही 69C का आप कोटेशन दोगे और कहोगे द क्लेम ऑफ द फर्म इज नॉट टेनेबल, यानी कि जो वो कह रहा है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, शेल नॉट बी अलाउड एज एनी डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ एनी इनकम। क्या ये वाला भी आपको सेक्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 प्लस क्वेश्चन नंबर सेक्शन 69C और यहाँ पे सेक्शन नंबर 69D का आ गया, और कुछ एक तो केस लॉस के क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए क्या, सारे टीवाई केस कर लिए क्या? यस। आ जाओ पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टोटल इनकम आपकी 16 लाख, बहुत पहले आया था, अभी का तो पेपर क्वेश्चन भी नहीं है। कंप्राइजिंग ऑफ हिज इनकम फॉर द हाउस प्रॉपर्टी FD, आपको सिर्फ उसकी क्या निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। 16 लाख रुपए पे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पे आपको क्या करना है, टैक्स निकालना, आराम से निकाल पाओगे क्या? 4 लाख तक कुछ नहीं है, 4 to 8 लाख पे 5%, 8 to 12 लाख पे 10%, एंड देन उसके ऊपर कितना है 15%, ये टैक्स आया, उस पर HEC लगाओ, फाइनल आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई। बोलो ना क्या क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ है? कुछ भी नहीं। विद दिस क्या हमने एक एक क्वेश्चन आराम से प्रॉपर्ली डिस्कस करते हुए, कुछ क्वेश्चन जहां जरूरत थी हमने लिखकर भी सॉल्व करते हुए, क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सबको कंप्लीट कर दिया क्या? बताओ ना, क्या हमने ये सब कर लिया? आराम से समझ आया? अब आप लोगों का काम क्या है, अब आप लोगों का काम है इस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है हैंड प्रैक्टिस। क्या करना है? खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, खुद से घर पे बैठ के आपको करनी है प्रैक्टिस। कल से हम शुरू करेंगे पीजीबीपी, आज आप लोग प्रैक्टिस करो, और अगर हो सके तो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर, ठीक, उसका आपको क्या करना है, एक बार आप खुद घर पे रिवाइज करो पूरा का पूरा चैप्टर, उसके समरी नोट्स बनाने का ट्राई करो, उसके समरी नोट्स बनाने का ट्राई करो, खुद की समरी नोट्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है। क्वेश्चन सारे कर लिए, किसी किसी क्वेश्चन में कोई कोई ट्रिकी पॉइंट मिलेगा तो उसको उसको लिखते जाओ अपनी समरी नोट्स में, और समरी नोट्स बनाने का ट्राई करो, ठीक है? इससे आपको बेटर बेनिफिट मिलेगा, आपको 1.5 डे में बहुत अच्छे से चीजें रिकॉल होने लगेगी। सो आज के लिए इतना ही, कल से हम पीजीयूपी शुरू करेंगे, एंड देन पीजीयूपी के भी सब कुछ सारे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करके पीजीयूपी को भी वाइंड अप करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।